Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss one more important topic of Indian Evidence Act, that is dying declaration. Section 32 को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 32 के क्लॉज 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। गाइज, हम जब सेक्शन 32 पढ़ते हैं बेयर एक्ट के अंदर, तो जो वो उसका मेन हेडिंग स्टार्ट कैसे होता है, उससे जब सेक्शन 32 से पहले जो मेन हेडिंग है उसका पूरे कॉन्सेप्ट का, वो क्या कहता है कि स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। स्टेटमेंट दिया गया है उस पर्सन के द्वारा जिसको हम एज ए विटनेस नहीं बुला सकते कोर्ट के अंदर, ठीक है। मैं सेक्शन 32 रीड करता हूं अब। सेक्शन 32 कहता है गाइज, केसेस इन विच स्टेटमेंट और रेलिवेंट फैक्ट इन द कंडीशन, केसेस की बात कर रहे हैं, मतलब इन कंडीशन में किसी पर्सन ने रेलिवेंट फैक्ट बोला है, हु इज डेड, जो वो पर्सन क्या है, वो मर गया है या फिर वो, और कैन नॉट बी फाउंड, या फिर वो मिल नहीं सकता, एटसेट्रा इज रेलिवेंट। किसी पर्सन ने एक रेलिवेंट फैक्ट बोला है किस कंडीशन में, कि वो जब मर गया है या फिर वो मिल नहीं सकता, उस कंडीशन में वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। नाउ जो सेक्शन फर्दर सेक्शन क्या कहता है, स्टेटमेंट, जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वो पूरा सेक्शन स्टार्ट होता है। स्टेटमेंट्स, गाइज स्टेटमेंट्स की बात करता है वो, एनी स्टेटमेंट मींस, स्टेटमेंट जब भी कोई पर्सन करता है तो उसके अंदर या तो अजर्शन होगा या फिर वो कन्विक्शन के साथ करता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट रिटर्न हो सकता है स्टेटमेंट, या वर्बल फॉर्म में हो सकता है, मींस मौखिक फॉर्म में हो सकता है। ऑफ अ रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, पहला पॉइंट तो ये हो गया, हु इज डेड, या वो पर्सन मर गया, उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट किया गया है, ठीक है। और हु कैन नॉट बी फाउंड, या फिर कोई मिल नहीं सकता, और हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, मतलब फिर वो एविडेंस देने में इनकैपेबल है, ठीक है। और whose attendance cannot be procured without an amount of delay, ठीक है, जिसकी अटेंडेंस या जिसकी हाजिरी हम प्रोक्योर नहीं कर सकते विदाउट अमाउंट ऑफ डिले एंड एक्सपेंस। ये डिले का जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, डिले का, इसका पीछे का जब आप रैशनल समझोगे तो ये वहीं से आया जहां से आप सुनते हो कि एज ए जस्टिस डिलेड, एज ए जस्टिस डिनाइड का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Under the circumstances of the case appear to the court unreasonable are themselves relevant facts in the following condition, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स की बात करता है, वो कैसा होगा, वर्बल हो सकता है, वो रिटर्न हो सकता है। वो स्टेटमेंट किस पर्सन के द्वारा आया होगा, जो पर्सन मर गया है, या फिर जो पर्सन मिल नहीं सकता है, या फिर वो इनकैपेबल है एविडेंस देने में, या फिर जिसकी अटेंडेंस को हम प्रोक्योर नहीं कर सकते विदाउट अमाउंट ऑफ डिले एंड एक्सपेंस, ठीक है। गाइज नाउ आई एम डिस्कस 31 का क्लॉज 1 व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। सेक्शन 32 का जो 1 है, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जो डाइंग किस मतलब कि वो कॉज ऑफ डेथ क्या था, वो कैसे संबंधित है उससे, उसकी डेथ से संबंधित कैसे है, वो कॉज क्या रीजन था उसकी डेथ का, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, जब आप बेयर एक्ट में पढ़ोगे गाइस, तो देखो आप लिखो, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, जब एक पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट किया गया है अबाउट हिज डेथ, उसकी डेथ कैसे हुई, कॉज ऑफ हिज डेथ, ठीक है। पहला पॉइंट स्टेटमेंट में क्या बोला है उसने, कॉज ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ कैसे हो, एक पार्ट तो ये हो गया इसका, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसका वो क्या बता रहा है, एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ, उन ट्रांजेक्शन में अगर किसी की सर्कमस्टांसेस में, ट्रांजेक्शन के सर्कमस्टांसेस में किसी की डेथ हो गई, तो दूसरा स्टेटमेंट उसका ये हो गया, ठीक है। गाइस जो स्टेटमेंट है उसका पहला बोल रहा है कि कॉज ऑफ हिज डेथ, मतलब पहला जो स्टेटमेंट दे रहा है वो अपनी कॉज ऑफ हिज डेथ, अपनी डेथ के बारे में बता रहा है कि वो उसका रीजन क्या था मरने का। तो अब इसका एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट हो जाएगा सिंपल सा। ए नाम का एक पर्सन जो रोड पे जा रहा है और पीछे से कार आ रही है, उसने कार ने उसको धक्का मारा, मतलब उससे टक्कर हो गई उसकी, और कार उसको उड़ा के आगे चली गई, और वहां पे वो उसके फिर वो गिर गया, उसके काफी ब्लीडिंग होने लगी। पीछे से उस रोड पे कोई पर्सन जा रहा था, उसने उसको बुलाया, वो भाग के आया उसके पास, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो एक गाड़ी थी, और वो उस नंबर पे उसने अगर नोट किया होगा तो वो भी बता दिया, अगर नंबर नोट नहीं किया होगा वो भी बता दिया कि मतलब कि उस गाड़ी ने मेरे को उड़ा दिया है। तो जो वो स्टेटमेंट किया है उसने दूसरे पर्सन से जो रोड पे जा रहा था, तो वो क्या होगा, डाइंग डिक्लेरेशन। देखो अभी तो वो स्टेटमेंट क्या बन गया, मतलब अब जब वो कोर्ट में जाएगा पर्सन, जो बी नाम का जो दूसरा पर्सन था जो रोड पे जा रहा था, कार की जो एक तो कार उड़ा गया उसको, जो दूसरा पर्सन था, ठीक है। तो वो कल को कोर्ट में जाके अगर स्टेटमेंट देगा तो उसका एविडेंस कैसा होगा, हियर से होगा। लेकिन तभी तो हम बोलते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन, जो हियर से एविडेंस है वो डाइंग डिक्लेरेशन उसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सो ये कॉज ऑफ डेथ हो गया। देखो यहाँ पे भी प्री इंजरी और पोस्ट इंजरी का है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो प्री इंजरी डाइंग डिक्लेरेशन में अगर कोई करता है, इंजरी होने से पहले अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन करता है कोई पर्सन, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत फीबल होगी, बहुत मतलब वीक होगा वो एविडेंस। लेकिन जब वो पोस्ट इंजरी डाइंग डिक्लेरेशन करता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो एक पार्ट हमने समझ लिया। दूसरा पार्ट कि वो ट्रांजेक्शन की उन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है उसकी, इसका मैं आपको पाकला नारायण केस से आपको क्लियर हो जाएगा। गाइज आपने पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 का जो केस था, प्रीवी काउंसिल का डिसाइड हुआ केस था, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वर्ड जो ट्रांजेक्शन वर्ड है ना,
ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन वर्ड को ही इंटरप्रिटेट किया था लॉर्ड एटकिन ने, और उन्होंने बोला था अगर कोई, जैसे अब एग्जांपल जो पाकला नारायण स्वामी वाला केस था, इसमें एक पर्सन था, वो अपनी वाइफ को एक लेटर दिखाता है कि मैं ऐसे ऐसे लोन लेने जा रहा हूं, जहां पे उसने लोन दिया था, और 2 दिन के बाद उसने बस अपनी वाइफ को ये बोला था कि मैं लोन लेने जा रहा हूँ, लेटर दिखाया था, एक जिस बंदे से उसको लोन लेना था उसने वो लेटर भेजा था, उसने अपनी वाइफ को दिखाया कि ऐसे ऐसे मेरे को लोन लेने जाना है, ठीक है। तो वो 2 दिन बाद जब लोन लेने गया तो उसकी 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिली, ठीक है। तो उसने जब पुलिस का इन्वेस्टिगेट किया मैटर, तो उसने क्या बोला कि उसने उसकी वाइफ ने बताया कि जो पर्सन की डेथ हो गई थी और जो रेलवे ट्रैक पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, कि ये बोल के गए थे कि अब वो मैं लोन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो कोर्ट ने माना था कि वो एक्ट जो हुआ है वो ट्रांजैक्शन में हुआ है, ट्रांजैक्शन में उसकी डेथ हुई है। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं था ना बिल्कुल भी, यहां पे देखो एक्सपेक्टेशन तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो मर जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन को ही मानते हुए कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया था और उसको डेथ सेंटेंस दिया था, ठीक है। तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें लॉर्ड एटकिन ने इंटरप्रिटेशन किया था ट्रांजैक्शन वर्ड का, ठीक है। ट्रांजैक्शन वर्ड को इंटरप्रिटेशन किया था पाकला नारायण स्वामी केस वर्सेस एक किंग एम्परर में। एक शरद वृद्धि चंद का केस हुआ था वर्सेस महाराष्ट्र, उसमें क्या हुआ था, एक देयर इज अ लेडी, उसकी शादी हो गई थी और 4 मंथ के बाद उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन 4 मंथ पहले उसने अपने घर वालों के लिए एक लेटर लिखा था कि जो भी उसके साथ क्रूएल्टी और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था, तो वो जो उसका लेटर था वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया और कंसिडर किया गया था, ठीक है। सो गाइज आपको ये समझ आया होगा, कोई स्टेटमेंट करता है अबाउट कॉज ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ कैसे हो, या फिर वो ट्रांजैक्शन में कोई ऐसी परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है, उसके बारे में बताता है वो स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ मैं सेक्शन रीड करता हूं आगे। एंड द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ इन द केसेस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, जो उसका जो डेथ थी वो क्वेश्चन में आई। सच स्टेटमेंट आर रेलिवेंट वेदर पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट एट द टाइम वेन दे वर मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में था, मतलब जब वो पर्सन ने स्टेटमेंट दिया था उसको मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं था। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इंडिया में जब हम एक इंडिया का और यूके के लॉ का कंपैरिजन करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इंडिया के अंदर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यूके के अंदर इट इज नेसेसरी कि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में था कि आई एम अबाउट टू डाइंग, कि मैं मरने वाला हूं, ऐसा कुछ करेगा ना। इंडिया में नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन विच द कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू द पिक्चर, कम्स इनटू द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एनी नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स मींस, एनी नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स मींस, देखो डिफरेंस क्या है बिटवीन यूके एंड इंडिया में। इंडिया के अंदर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर या सिविल प्रोसीडिंग्स के दोनों प्रोसीडिंग्स के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन यूके के अंदर जो यूके का लॉ है उसमें भी सर्टन क्रिमिनल केसेस में किया जाता है, वो भी सर्टन केसेस में किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीडिंग्स के जो एनी नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग में मींस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी आइदर, या फिर वो सिविल प्रोसीडिंग्स होगी। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस यहां भी आप जब एक कंपैरिजन करोगे आप यूके का और इंडिया के लोग, इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं होता लेकिन यूके में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होता है, ठीक है। और प्रोसीडिंग्स में देखो आप तो सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में यूज किया जाता है डाइंग डिक्लेरेशन इंडिया के अंदर, लेकिन जब हम यूके का लॉ पढ़ते हैं तो उसमें सर्टन केसेस ऑफ क्रिमिनल केसेस में ही, सर्टन ऑफ क्रिमिनल केसेस के अंदर ही वो डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब एक कई बार ये कंडीशन बनती है कि व्हाट हैपेंड इफ द पर्सन मेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन रिमेन अलाइव, अगर जो कोई पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा था अगर वो बच गया मींस जिंदा रह गया तो क्या होगा, उस कंडीशन में उसके स्टेटमेंट का क्या होगा। तो सेक्शन 21 में जो सेल्फ सर्विंग वाला स्टेटमेंट है उसका, ठीक है, तो ये पीस ऑफ एविडेंस बनेगा उसका स्टेटमेंट, वो एक्सटोपल की तरह बिहेव करेगा। 149 में उसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेशन किया जा सकता है, 157 के अंदर उसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, 159 के क्लॉज 3 के अंदर इंपीचिंग ऑफ द क्रेडिट ऑफ विटनेस हो सकता है, मींस वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाएगा। सो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, थोड़ा सा हमने कोशिश करी है समझने की। 32 के क्लॉज 1 को व्हेन इट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, 8 सेगमेंट हैं, 8 क्लॉजेज हैं सेक्शन 32 के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल पीटी पेपर में डाइंग डिक्लेरेशन को इतना नहीं पूछता क्योंकि एग्जामिनर भी समझते हैं कि बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कर लेते हैं, आजकल वो ड्राई एरिया से पूछता है। तो आप सारे उसके 8 सेगमेंट पढ़ के चलना, मतलब सारे 8 सेगमेंट का, सारे 8 क्लॉज का उसका स्टडी करना, ठीक है। सो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डाइंग डिक्लेरेशन के एविडेंशियरी वैल्यू को डिस्कस करेंगे, उसकी एडमिसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे केसेस हैं, करंट के केसेस भी हैं 2022 के, 2023
1921 के केसेस भी हुए हैं। सो मैं सारे केसेस आपको बताऊंगा। देखो, डाइंग डिक्लेरेशन बेस्ट तो कब माना जाता है, जब अगर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है, तब वो बेस्ट एविडेंस माना जाता है, बेस्ट डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना डाइंग डिक्लेरेशन का, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के ऊपर ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।